नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल सिस्टम के बारे में। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी मेडिकल परिभाषा को समझते हैं। देखिए, पेनाइल इरेक्शन कोई सीधी साधी शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। सोचिए, जिसमें दिमाग, नसें, खून की नसें और हार्मोन्स सब मिलकर एक सुर में काम करते हैं। और इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि जब सब कुछ ठीक चलता है तो क्या होता है और जब कुछ गड़बड़ हो तब भी। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसे सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जमावड़ा मत समझिए। ये एक पूरा का पूरा स्मार्ट और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। आज की इस चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे इस कमाल की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम शरीर के अंदर की हाइड्रोलिक्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा दिमाग और हार्मोन्स इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। हम स्पर्म की दिलचस्प यात्रा को भी ट्रैक करेंगे। इसके बाद कुछ आम फैक्ट्स और मिथकों पर बात होगी और आखिर में हम कुछ मेडिकल कंडीशंस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। भले ही ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक बहुत ही एफिशिएंट हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह देखना। मतलब ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अब इस पूरे सिस्टम के सेंटर में हैं ये 3 कॉलम। ये इरेक्टाइल टिश्यू हैं। आप इन्हें एक तरह का खास स्पंज या गुब्बारा समझ सकते हैं, जिनका काम है तेजी से खून को सोखना और उसे होल्ड करके रखना। और जब ये खून से भर जाते हैं तो वही सख्ती पैदा करते हैं। असल में यही पूरी प्रक्रिया का बेस है। तो सवाल यह है कि यह होता कैसे है? ये एक बड़ा ही स्मार्ट 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है? नर्व से सिग्नल मिलता है और खून की धमनियां चौड़ी हो जाती हैं, ठीक वैसी जैसे किसी डैम के गेट खोल दिए जाएं। फिर खून तेजी से इन स्पंजी टिश्यूज में भर जाता है और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जो नसें खून को वापस ले जाती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है? खून बाहर नहीं जा पाता और प्रेशर बना रहता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये कैसे होता है, पर सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। मतलब इस प्रोसेस को शुरू और बंद करने का बटन किसके पास है? इसका जवाब मिलेगा शरीर के कंट्रोल पैनल में, यानी हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स में। देखिए, कंट्रोल के यहां 2 मेन रास्ते हैं। पहला है ऑटोमेटिक कंट्रोल। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा है जो सीधे फिजिकल टच से शुरू होता है। और दूसरा रास्ता है सेंट्रल कंट्रोल, जो सीधा हमारे दिमाग से आता है। मतलब ये किसी सोच, किसी तस्वीर, याद या फिर किसी आवाज से भी शुरू हो सकता है। और हार्मोन्स का क्या रोल है? खैर, यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इन बहुत ही बारीक ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, कुछ खास सेल्स होते हैं। ये सेल्स टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स बनाते हैं और ये सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ही नहीं बल्कि सेक्सुअल डिजायर और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए अब इसके पीछे के मेन बायोलॉजिकल मकसद को देखते हैं। और वो मकसद है रिप्रोडक्शन को मुमकिन बनाना। असल में सब कुछ इसी एक लक्ष्य के लिए है। स्पर्म का सफर एक बहुत ही खास और ऑर्गेनाइज रास्ते पर होता है। आप इसे एक कॉम्प्लेक्स और वेल मैनेज हाईवे सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। इसमें कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और यह सिस्टम पक्का करता है कि स्पर्म अपनी आखिरी मंजिल तक सेफली पहुंच जाए। हाँ, एक और बात, स्पर्म अकेले सफर नहीं करते। वो एक खास लिक्विड में तैरते हैं जिसे सीमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये एक मिक्सचर है, एक कॉकटेल है जिसमें अलग अलग ग्लैंड्स अपना अपना जरूरी हिस्सा मिलाते हैं। और ये लिक्विड सिर्फ एक टैक्सी नहीं है जो स्पर्म को यहां से वहां ले जाए। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसमें एनर्जी के लिए फ्रुक्टोज है, समझिए सफर के लिए पेट्रोल, और बाकी चीजें स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के मुश्किल माहौल से बचाती हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह। चलिए अब थोड़ा सा प्योर साइंस से हटकर कुछ आम सवालों और इससे जुड़ी विविधताओं पर बात करते हैं जो इस टॉपिक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अब ये जो डेटा है ये वाकई काफ़ी दिलचस्प है। ये दिखाता है कि जब इरेक्शन के एंगल की बात आती है तो नॉर्मल की कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रेंज है। मतलब असल बात ये है कि इसमें वैरायटी होना ही नॉर्मल है। अच्छा, मॉर्निंग वुड के बारे में तो ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। इसका मेडिकल नाम है नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस। और ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ नॉर्मल ही नहीं है, बल्कि ये अच्छी नर्व और वैस्कुलर हेल्थ का एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
ये शरीर का अपना तरीका है, एक तरह का सिस्टम चेक करने का। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सबके मन में आता है। क्या फ्लैसिड यानी शिथिल अवस्था के साइज से इरेक्ट साइज का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक फ्लैसिड साइज और इरेक्ट साइज के बीच कोई भरोसेमंद कनेक्शन नहीं है। हर शरीर अलग होता है और ये उसी का एक उदाहरण है। और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि कभी-कभी ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम उतना ठीक से काम नहीं करता जैसा इसे करना चाहिए। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ मेडिकल कंडीशंस पर भी एक नजर डालते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे शॉर्ट में ईडी कहते हैं, एक आम मेडिकल कंडीशन है। यहां यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के कई कारण हो सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका असरदार इलाज मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ है प्रियापिज्म, जो एक बिल्कुल अलग और काफी गंभीर हालत है। ये एक दर्दनाक इरेक्शन होता है जो 4 घंटे से ज्यादा तक रहता है और खत्म नहीं होता। अगर कभी ऐसा हो तो इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है और इसमें फौरन डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है। तो आज की चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, ये कोई सिंपल रिफ्लेक्स नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोवैस्कुलर प्रोसेस है। दूसरी, ये एक बहुत ही सटीक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है। तीसरी, इसे हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी ओवरऑल वैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया हमारी वैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के बारे में इतना कुछ बता सकती है, तो सोचिए ये हमें मानव शरीर के कितने जटिल और एक दूसरे से जुड़े होने के बारे में और क्या-क्या सिखा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।